अब जरा समझना कि हमारे पास जो भी मोशन थे ना बेटा, आप अपनी पूरी फिजिक्स को देखना, बहुत प्यार से संजो करके लिखी गई है। चैप्टर्स का फ्लो बिल्कुल मस्त तरीके से आएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करी, क्योंकि हम लोग जब फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें फिजिकल क्वांटिटी समझ आती है। आप कौन सी चीजों को नाप रहे हैं, लेंथ नाप रहे हैं, कभी एरिया नाप रहे हैं, कभी करंट नाप रहे हैं, कभी वॉल्यूम नाप रहे हैं, कभी डेंसिटी नाप रहे हैं, तो हम लोगों ने उसके बारे में बात करी। अब देखना कि फिजिक्स की 11वीं वाली फिजिक्स कितनी लॉजिकली जाती है, और इसीलिए कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की जैसे यहाँ पे कट एंड शॉर्ट कुछ भी नहीं है। अब देखो, जैसे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करा, उनकी डिपेंडेंसी, ये क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, और ये सारी चीजें करी। हमने कहा यार इनको तो मेजर करना पड़ेगा। अगर आप मेजर करेंगे तो गलतियां होंगी, तो वहां से आ गया हमारे पास एरर्स। तो सबसे पहले आपका एक फंडामेंटल तरीका बनाएगा कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज कुछ होती है, उनकी कैसे डिपेंडेंसी थी, उनकी यूनिट्स कैसे आपको रखनी है, उनकी डायमेंशंस हमारे पास क्या है, और जब आप उनको नापोगे तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, तो एरर्स वाला पार्ट आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटीज में पहले पढ़ाया जाता है हमारे पास वेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास दूसरी टाइप की क्वांटिटीज आती है, जिसमें अगर आप देखें तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोगों का काइनेमेटिक्स है कि पार्टिकल की खुद की कोई डायमेंशन नहीं है। पार्टिकल अगर कुछ डिस्टेंस चला, कितने टाइम में चला, तो उसकी स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसकी ग्राफ हम लोगों ने सारी बारे बात करी। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी जो भी चीज आप नाप रहे हो, ऑब्जर्वर के हिसाब से नाप रहे हो, तो ऑब्जर्वर तो चेंज हो सकता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने वहां पर बात करी। फिर जब 1D मोशन हम लोगों ने समझा, तो अब हमने कहा कि यार बच्चा तैयार है कि 1D में समझ पा रहे, पार्टिकल गया वापस आया तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब 2 डायमेंशन में सी बात हुई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को वहां पर पढ़ाया गया, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन तक अगर आप देखें तो काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने बॉडी के डायमेंशंस के बारे में बात नहीं करी, है ना। कॉज ऑफ द मोशन के बारे में बात नहीं करी कि प्रोजेक्टाइल को फेंका किसने, कैसे वो चलने लगी, इसके बारे में कुछ नहीं। प्रोजेक्टाइल को फेंका, उसके बाद की कहानी क्या थी वो हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने कदम रखा अपने लॉज ऑफ मोशन में कि भाई जब प्रोजेक्टाइल को तुमने उठा करके यहां से यहां फेंका, तो इस ड्यूरेशन में बॉडी रेस्ट पर थी और मोशन में आई, तो इस कहानी में क्या हुआ, दैट वाज लॉज ऑफ मोशन, कि आप लोगों ने मोशन के कॉज को समझा कि आपने एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तभी जाकर के बॉडी चलती है। तो हम लोगों ने लॉस के बारे में जब बात करी, तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करी कि कोई भी बॉडी किसी डायरेक्शन में चलती है तो नेट फोर्स F = ma के बारे में हमारे पास क्या रहता है। यस। फिर उसके बाद जब हम लोग फोर्सेस की बात करें, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जमीन पर चलते हैं तो फ्रिक्शन के बारे में भी सोचिए। फिर हमने कहा कि बॉडी हमेशा सीधे नहीं चलेगी। लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ जब न्यूटन का था कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स होना चाहिए, तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को भी वहां पर लिया। अब बात है कि जब भी आप फोर्स करोगे तो थकोगे, फोर्स लगाओगे तो थकोगे, तो वर्क डन के बारे में बात आएगी कि आपने कुछ ना कुछ तो काम किया है। तो उसके बाद हमारे आपको कराया गया वर्क के बारे में, और जब भी आप वर्क करेंगे तो वो एनर्जी जो आपने अपनी एनर्जी लगाई वो कहां गई, वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में गई। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करी, और वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करी। फिर पावर के बारे में, कितना वर्क डन किया, कितने टाइम में किया, जल्दी से काम कर दिया तो ज्यादा पावर, कम से कम टाइम में किया, मतलब जल्दी से किया तो हम लोगों ने टाइम कम कर दिया तो पावर ज्यादा है, स्लोली करा टाइम बढ़ा दिया, पावर हमारे पास कम है। जब वो बात आई, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई अब बॉडीज को पूरा ढंग से एनालाइज करते हैं, तो हम लोगों ने पूरी एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में बात करनी स्टार्ट करी कि हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है हमारे पास। तो हम लोगों ने पहले सेंटर ऑफ मास की बात करी, फिर सेंटर ऑफ मास को जब चलाने की बात हुई तो मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास तक हम लोग पहुंचे। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहता है। तो हम लोगों ने सबसे पहला एग्जांपल लिया वहां पर एक्सप्लोजन का। हम लोगों ने एक्सप्लोजन हुआ, कोलिजन हुआ, तो वहां पर हम लोगों ने उसके बारे में बात करी। फिर हमने कहा कि यार हम लोग कहीं ना कहीं उस पूरे मोशन में बॉडी जब चल रही है, ट्रांसलेटरी हो या सर्कुलेटरी हो, तो कहानी हमें समझ आ गई है। अब पूरी बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, सर्कुलर मोशन में पॉइंट मास, इससे याद करिए एक एल लेंथ के धागे पर एक पॉइंट मास है, उसको घुमा दिया, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप कर रहे थे। फिर हम लोग ने कहा अगर ये बॉडी पॉइंट मास ना होकर एक बड़ी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, रॉड रिंग डिस्क टाइप से, अगर वो घूम रही है और एक्सिस उस बॉडी में से पास हो रहा है, तो रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोगों ने बात करी। फिर रोटेशन मोशन के साथ हम लोगों ने वहां पर अपना ग्रेविटेशन चैप्टर भी करा कि भाई अर्थ के केस में भी हमारे पास रोटेशन मोशन है, वहां पर भी हमारे पास एक एडिशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने और बात करी। फिर जैसी वो बात हुई, हम लोग यहां तक बॉडी को रिजिड मान रहे थे कि भाई बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन हो नहीं सकती, रिजिड बॉडी डायनामिक्स कहते हैं अप टू रोटेशन को। लेकिन फिर हम लोग ने कहा कि भाई देखो इतनी सारी चीजें समझ आई, दीज आर ऑल आइडिया। अब बात आती है थोड़ी सी रियलिस्टिक टच की। कोई भी बॉडी 100% रिजिड हो नहीं सकती, सभी में इलास्टिसिटी होती है। तो हम लोगों ने बॉडी को सबसे पहले इलास्टिक माना, और उसके बारे में हम लोगों ने यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स, शेयर मॉडल्स एंड ऑल सारी चीजों के बारे में बात करी। क्लियर? फिर उसके बाद है कि हम लोगों ने रिजिड बॉडी को समझा और कहा कि रिजिड बॉडी रिजिड नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी हमारे पास रखती है। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई देखो अगर ये इलास्टिसिटी रखती है तो इसके बाद और भी स्टेट ऑफ मैटर है, एक लिक्विड है और एक गैसेस है। तो फिर हमारे पास फ्लूइड्स की बात है। तो फ्लूइड में हम लोगों ने विस्कोसिटी पढ़ा, बर्नौलीज पढ़ा, सारी चीजें हम लोगों ने फ्लूइड को डील करा। सरफेस टेंशन के बारे में बात करी, फ्लूइड के अंदर क्या कहानी है, बुयंसी उसकी बात करी। फिर सरफेस पे क्या कहानी है, सरफेस टेंशन की बात करी। फ्लूइड रेस्ट पर है तो कैसे बिहेव है, मोशन में है तो कैसे बिहेव है, उसके बारे में बात करी। फिर जैसे हमारे पास सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, तो हम लोग गैसेस पर आए। अगर आपने नोटिस करा होगा तो हम लोगों ने हीट में जब थर्मोडायनामिक्स बात है तो हम लोगों ने गैसेस को डील करा, राइट। पहले कैलोरीमेट्री और वाला पार्ट क्या था कि किसी को भी आप हीट दे रहे हो तो कितने तरीके से दे रहे हो, कंडक्शन से दे सकते हो, कन्वेक्शन से दे सकते हो, रेडिएशन से दे सकते हो। तीन प्रोसेसेस हम लोगों ने वहां पर बात करी। फिर उसके बाद जब भी आप हीट दे रहे हो तो हो क्या सकता है कि सर थर्मल एक्सपेंशन होता है, फेज चेंज हो सकता है, टेंपरेचर बॉडी का चेंज हो सकता है। तो तीन प्रोसेसेस की बात करी। गैसेस में क्या होगा, अब गैसेस का भाई एक्सपेंशन अच्छा खासा हो सकता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट दे सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे सकते हो, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस हमारे पास अलग से थे, तो हम लोगों ने उसके बारे में यहां पर बात करी। अब जाकर के हम लोगों ने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी। अब बात आई इसमें हम लोगों ने तीन मोशन को ध्यान से देख लिया है। अगर आप देखें तो सबसे पहले अब देखो यही कहानी आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि 11वीं में मैंने आपको क्या पढ़ाया होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया 11वीं में आपने क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पूरे मोशन को समझाया कहीं ना कहीं। पूरी 11वीं कहीं ना कहीं मोशन के बारे में थी और तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के डिस्कशन के बारे में थी, राइट। तो हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की बात करी, है ना। हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की बात करी जहां पर पार्टिकल सीधा सीधा हमारे पास चलता है। फिर हम लोगों ने रोटेटरी मोशन की बात करी, ठीक है, जहां पर पार्टिकल कहीं ना कहीं घूम रहा है। रोटेटरी की बात कर लो या सर्कुलेटरी की बात कर लो, तो ये हमारे पास बात हुई। यस। और इसी में रोटेशन में सीआरटीएम भी करा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, उसके ऊपर भी हम लोगों ने सवाल करे जहां पर ये कॉम्बिनेशन था। एक चीज अभी और रहेगी, एक रह गया हमारे पास अगर देखें पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस हम लोगों ने दुनिया में ऐसे बहुत सारे मोशंस देखे हैं जो बार बार समय के साथ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी मोशन की कहानी, जब भी पार्टिकल चल रहा है उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। हम लोगों ने देखा कि बार बार कहानियां रिपीट हो रही हैं। जैसे सन के अबाउट जो अर्थ चक्कर काट रही है 365 दिन, ठीक है, वो घंटे हटा दो, 365 दिन के अराउंड वो हमारे पास चक्कर काट रही है। मून का भी एक फिक्स टाइम है अर्थ के अराउंड, जुपिटर का भी फिक्स टाइम है सन के अराउंड। यस।
अगर मान लो आप कभी भी गाड़ी ऑन कर रहे हैं तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी ऑसिलेट कर रही है, टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो। पेंडुलम हमारे पास मूव कर रहा है तो ये मोशन ही सर, उसमें भी तो रोटेटरी है यस, लेकिन उसको अलग तरीके से अब हमें समझना है, टाइम पीरियड वाले पीरियोडिक मोशंस। अगर आप पीरियोडिक मोशंस की बात करें तो इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है। एक होते हैं हमारे पास रोटेटरी मोशंस या सर्कुलेटरी, ठीक है, और दूसरा आपका आता है, अगर आप यहां पर नोटिस करें, टू वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, जरा यहां पे समझना। सन के अबाउट जब हमारे पास अर्थ घूमती है तो आपको पता है कि ये चक्कर काट करके सर अर्थ वापस आती है। मैंने कहा टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज 365 डेज। आंसर 6 आवर्स छोड़ दो, 365 डेज। तो पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो बार बार रिपीट करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें इसको सर ऑसिलेशन क्यों नहीं बोला? ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है, ध्यान समझना, टू एंड फ्रो मोशन। सर टू एंड फ्रो मोशन क्या नहीं मतलब? पार्टिकल रुकेगा फिर वापस आएगा, पार्टिकल रुकेगा, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे, रुकेगा एंड फिर वापस आएगा। इसमें अर्थ कभी भी रुक नहीं रही है। सन के अराउंड जब वो चक्कर काट के वापस आई, फिर वापस आई, फिर वापस आई, इसमें कहीं पर भी रुक करके वापस नहीं आ रही है, वो बार बार चक्कर काट रही है। तो ये पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेशन नहीं। समझे मेरी बात? ये पीरियोडिक मोशन है बट दिस इज नॉट एन ऑसिलेशन। सर व्हाट इज एन ऑसिलेशन? ऑसिलेशन आपका एक पीरियोडिक मोशन, इसमें पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है टाइम हमेशा फिक्स रहे, नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में पीरियोडिक ही है। तो ऑसिलेशन क्या है? जब कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करे, जैसे पेंडुलम का केस, आपने एक धागा लिया, बॉब बांधा, ये ऐसे 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 ये ऑसिलेट कर रहा है। इसमें पार्टिकल जा करके रुका, फिर वापस आया, फिर जा करके रुका, फिर वापस आया, तो टू एंड फ्रो मोशन इसको कहते हैं बेटा, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। पार्टिकल रुक करके वापस आना जरूरी है, तभी आप उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक, ठीक है, लेकिन इसमें पार्टिकल रुक करके वापस नहीं आता।